मैंने रात को बैठ के आपकी बुक पढ़ी और सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आया कि वाई शी रोज। ये बुक था कि मोर अबाउट कि लेटिंग नो वुमेन एंड गर्ल्स एंड इवन मेन ऑल्सो कि बहुत सारे फील्ड्स है आपकी जो फैमिली में जो फील्ड्स है उसके सिवा बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो। हाउ यू केम अप विद द नेम शी रोज? तो देयर आर दो मीनिंग्स होते हैं इस वर्ड के। एक तो होता है हीरोज के अगेंस्ट में एस लगा तो शी रोज, दैट इज फीमेल। कुछ लोगों ने वैसे पढ़ा कि शी रोज मतलब शी ग्रू अबाउ द पीपल। यस, ये थोड़ा कन्विंस करने के लिए, लोगों को थोड़ा समझाने के लिए एफर्ट लगेगा, बट आई थिंक दिस इज अ कॉइन्ड वर्ड दैट यू शुड काइंड ऑफ यूज। इज देयर एनी स्टोरी जिसने आपको इम्पैक्ट किया या आपको चेंज किया? ऐसे एक्चुअली दो स्टोरीज है, एक नहीं है दो है। एक है अनंदा रानडे की, व्हेन सन पास्ड अवे। नहीं ठीक है, हम लोग उसको आउटग्रो करते हैं, हम कुछ और करते हैं। एट द एज ऑफ 56 एचआर नहीं थी, एंड द बेस्ट थिंग इज शी डजंट हैव अ ट्रेडिशनल एचआर ट्रेनिंग। उन्होंने जो सीखा वो जॉब पे सीखा, एंड दैट इज वेयर शी इज राइट नाउ। दूसरी एक है प्रीति व्यास की, शी इज राइट नाउ ओनिंग एन एडवर्टाइजिंग कंपनी। अच्छी खासी चल रही थी, 5 साल के बाद उस बिल्डिंग में आग लग गई। एंड हाउ टू डील विद द फेलियर्स? हमारे सोसाइटी में इधर जॉब नहीं कर रहा है, तू कुछ नहीं कर रहा है, अरे तू कमा नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहे हो आप, अरे तुम ये नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो आप। सो फेलियर के एक्सेप्ट करने का है कि उसको एक्नॉलेज करो, ओके, और उसको छोड़ दो कहीं पे। अगर आप उसको लेके चलोगे, एंड बाय डिफॉल्ट वो चलेगा किसी भी फॉर्म में। How this book has transformed your life? इस बुक ने मेरे को 2-3 चीजें सिखाई। एक तो कि अपना गम बहुत कम है, दूसरों का बहुत ज्यादा है। हम अपने गम को इतना बड़ा बना देते हैं, एंड इफ आई कंपेयर विद दिस स्टोरीज आई हैव नॉट डन इवन 10% ऑफ इट। तो इसलिए बुक का नाम है शी रोज अमंगस्ट अस। हेलो दोस्तों, भावना सिद्धू पॉडकास्ट के एक और सोलफुल एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज की हमारी गेस्ट है फाल्गुनी देसाई, द ऑथर ऑफ द बुक शी रोज अमंग अस। तो चलिए मिलते हैं फाल्गुनी देसाई से, एक ऑथर, एक थिंकर और एक शेरो जो अपने ही अंदाज में दुनिया को इंस्पायर करती हैं। मिस फाल्गुनी, भावना सिद्धू पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। थैंक यू। मैंने रात को बैठ के आपकी बुक पढ़ी और सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आया कि वाई शी रोज। बहुत लंबी स्टोरी है, बट बताती हूँ आपको। तो मैं गुजराती फैमिली में बिलोंग करती हूँ। मिडिल क्लास गुजराती फैमिली, जहाँ पे दोनों मॉम डैड दोनों काम करते हैं। नॉर्मली 99% ऑफ द विमेन जो है वो टीचर्स बनती है या वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रहते हैं, और डैड भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स या तो फिर स्कूल में है। तो प्रोफेशनल लाइफ एज सच हमारे आजू बाजू में नहीं थी। तो बाय डिफ़ॉल्ट सोचा गया था कि मैं बड़ी होके टीचर बनूंगी। एंड बिकॉज मेरे डैड ने खुद का पैथोलॉजिकल लैब स्टार्ट किया था, तो उनका ये विचार था कि ये डॉक्टर भी बन जाए। तो दोनों में से एक ऑप्शंस थे मेरे पास, बट कुछ हो नहीं पाया। डॉक्टर के लिए जो परसेंटेज होने थे वो मिल नहीं पाए 12th स्टैंडर्ड में। तो लोगों ने सोच लिया चलो इसको भी बीएससी करा के बीएड करा देंगे तो टीचर बन जाएगी। एंड इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है तो अच्छी जॉब होगी, 3 महीने की छुट्टियां होगी, प्लस एक मैरिड वुमेन के लिए और टीचर का एक सिक्योर्ड जॉब रहता है। परफेक्ट मानते हैं उसको। सिक्योर्ड, परफेक्ट, मतलब बच्चों का भी ध्यान हो जाएगा, घर पे भी ध्यान दे देगी और उसका काम भी चलता रहेगा। समहाउ मेरे को वो जमा नहीं, मतलब अगर मेडिकल नहीं कर पाई मैं, तो मुझे मेरे कज़न ने तभी नया मैकबुक आया था, बड़ा वाला जो आता था स्क्रीन, तो उसके घर पे देखा मैंने। तो मैंने पहले उसमें मैंने थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, मतलब पता करते क्या है। तो तभी एनआईटी का कोर्स चालू हुआ था, जो 3 साल का GNIIT बोलते थे। तो मैंने जाके पता किया क्या क्या है, और मुझे पता नहीं वो थोड़ा इंटरेस्ट होने लगा। तो मैंने जाके पापा मम्मी से कहा कि मेरे को ये करना है। मम्मी का पहला रिएक्शन, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। फिर भी उनको कन्विंस करते हुए मैंने कंप्यूटर्स ज्वाइन कर लिया, 2 साल का कोर्स किया। देन आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर जॉब्स कि अभी नौकरी करनी पड़ेगी ना। अभी जब अपने घर में कोई भी प्रोफेशनल लाइफ में गया नहीं है, तो जब मैं पहले बार गई तो मुझे समझ भी नहीं आया मैं क्या कर रही हूँ। और टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी फील्ड है कि आप एप्लीकेशंस में हो, कि सर्वर्स देख रहे हो, कि टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट कर रहे हो। क्लाउड तो अभी आया, बट इट वॉज मोर कॉम्प्लेक्स। प्रोफेशनल लाइफ में कैसे बिहेव करना है, किस बॉस क्या होता है, सुपरवाइजर, मतलब आपका करियर पाथ प्रोग्रेशन क्या होगा, ये सब मेरे लिए कोई आजू बाजू में था नहीं। तो जो भी मेरे बॉसेस बने, ग्रेसफुल बाय थैंकफुल टू द गॉड, अच्छे मिले, जो उन्होंने बताया कि ये कर लो फाल्गुनी तो आप आगे बन जाओगे। तो उन्होंने मेरे को बोला पहले सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सीख ले, मैंने कर ली। उसके बाद बोले तू प्रोजेक्ट मैनेजर बन जा, मैं बन गई। ऐसे ऐसे करते करते मैं CTO बन गई। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा कि उसके आजू बाजू में बहुत कुछ है जो मेरे बॉसेस को पता नहीं था, लेकिन मैंने एक्वायर किया बाय मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल। अब ये मैंने तो सीख लिया,
अब मुझे नेक्स्ट जनरेशन को कैसे देना है। तो मेरे फैमिली में जो नेक्स्ट जनरेशन आने लगी, उनको आईटी में जाना था, तो वो मेरे को पूछते थे अब मैं क्या करूँ। तो मैंने बोला नहीं, तू क्वालिटी में जा, क्वालिटी ट्रेनिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ द एप्लीकेशन इज़ गुड। ये फील्ड भी अच्छी है, आपको उतना ही एक्सपोजर देगी। बट मैंने सोचा कि ये मैं इनको दे पा रही हूँ। व्हाट हैपन्स टू द मिलियंस ऑफ गर्ल्स या बहुत सारी लड़कियां जो भी अभी पढ़ के बाहर आई है, उनको ये सब कौन बताएगा कि टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है, इसमें ये कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी नहीं, अपने पास क्या होता है, अपने आजू बाजू में जितने लोग जो फील्ड में रहते हैं, हम बाय डिफ़ॉल्ट उसी फील्ड में जाने की सोचते हैं कि अगर एक डैड डॉक्टर है तो नेक्स्ट जनरेशन डॉक्टर बन जाएगी, बिजनेस कर रहे हैं तो नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस कर लेगी। सो मेरे को ये था कि एज द नेक्स्ट जनरेशन हमारे पास एक ऑप्शंस होने चाहिए, और वो भी कि वुमेन ओरिएंटेड जो जॉब्स है, जैसे हमने बोला वो टीचर है या ऑफिस में काम कर रहे हैं, अकाउंट्स में है, फाइनेंस में, वैसे है, बस दे आर कंसिडर्ड टू बी अ सेफ एंड सिक्योर जॉब। तो मेरे को दिखाना था कि बहुत सारी वुमेन है जिनको मैं इतने साल में मिली हूँ, जिन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क किए हैं, तो वो कैसे पहुँचा सकते हैं और वो कौन से फील्ड्स में जा सकते हैं। वो कॉन्टेक्स्ट से ये बुक का थिंकिंग प्रोसेस चालू हुआ। देन आई स्टार्टेड, दैट इज़ हाउ ये बुक था कि मोर अबाउट कि लेटिंग नो वुमेन एंड गर्ल्स एंड इवन मेन ऑल्सो कि बहुत सारे फील्ड्स है, या आपकी जो फैमिली में जो फील्ड्स है उसके सिवा बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो। ओके। मुझे लगा था कि ये जो कल्चर है टीचर बनने वाला, ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में, इधर हरियाणा में और यूपी में इधर ज़्यादा है। नहीं, गुजरातीज़ में तो सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे फैमिली देसाईज़ फैमिली में बोला जाता है कि एवरी वुमेन दैट आई हैव सीन इन माय फैमिली, एक तो काम करना है और दूसरा सिर्फ टीचर बनना है। ओके। सो माय मॉम रिटायर्ड एज अ वाइस प्रिंसिपल इन अ गुजराती स्कूल, तो ये भी गुजराती स्कूल में ही पढ़ा ना, वो भी था हमारे यहाँ पे। तो ओके, एंड हाउ यू केम अप विद द नेम शीरोज? तो देर आर दो मीनिंग्स होते हैं इस वर्ड के। एक तो होता है हीरोज के अगेंस्ट में एस लगा तो शीरोज, दैट इज फीमेल। कुछ लोगों ने वैसे पढ़ा कि शी रोज, मतलब शी ग्रू अबाउ द पीपल। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के ये था शी रोज। मोर ऑफ इट इज कि हम हमेशा हीरोज को देखते हैं व्हेनेवर, जब हम पढ़ते हैं बुक्स में, या लुक एट द हीरोज इन द इंडस्ट्री, लुक एट द हीरोज व्हिच हैव डन इन द हिस्ट्री ऑल टुगेदर। तो ये था कि शीरोज एज अ वर्ड वॉज एग्जिस्टिंग, बट बहुत ज़्यादा कम कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता था। तो मैं बोला ये कॉन्टेक्स्ट में से थोड़ा मेरे को थोड़ा अच्छा लग गया। मैं बोला नहीं, ये थोड़ा मुझे आई कैन क्लिक विद इट। यस, ये थोड़ा कन्विंस करने के लिए, लोगों को थोड़ा समझाने के लिए एफर्ट लगेगा, बट आई थिंक दिस अ कॉइंड वर्ड दैट यू शुड काइंड ऑफ यूज़। तो इसलिए बुक का नाम है शीरोज अमंगस्ट अस। Okay, and when you think about writing this book, and is there like, have you told someone like I'm planning to like write some book like this, और मुझे क्या करना चाहिए? What were like, आपने किससे गाइडेंस लिया? तो इनके जो को ऑथर है डॉक्टर अमित नागपाल, whom I have been working with, तो उन्होंने ये मेरे को बताया था। उन्होंने पहले उनकी खुद की बुक लिखी है हीरोज अमंगस्ट अस, तो वो शीरोज वहाँ से आ गया। तो उन्होंने हेल्प किया था मेरे को कि ये ऐसे करना है, या उनका गाइडेंस था कि क्या करना है इसमें, कैसे स्टोरीज। उनका और इस बुक में एक डिफरेंस है, बट मेन कॉन्टेक्स्ट उन्होंने ऐसे दिया था कि किस तरह से हम लिख सकते हैं। सो उन्होंने बहुत कुछ हेल्प किया मुझे। उन्होंने बहुत सारी वुमेन को इंट्रोडक्शन करवा के दिया, मैंने बहुत सारे जो हमारे कॉन्टेक्स्ट थे। सो इट वॉज मोर ऑफ इट्स अ को थिंग वेर उन्होंने क्योंकि एक बुक लिखी थी और उनकी पहचान थी बाहर की पब्लिशिंग वालों के साथ, बिकॉज जो उन्होंने पब्लिश की थी उसी ऑथर उन्हीं पब्लिशर ने मेरी भी बुक पब्लिश की है। सो उनका नॉलेज जो है वो काफ़ी मेरे को काम में आ गया। I think 31 women are there, 31 stories are there. आपको सब मतलब, इज देयर एनी स्टोरी जिसने आपको इम्पैक्ट किया या आपको चेंज किया? ऐसे एक्चुअली दो स्टोरीज है, एक नहीं है, दो है। एक है आनंदा रानडे की। उन्होंने खुद का स्टार्टअप चालू किया एट द एज ऑफ 56, HR नीति करके। एंड अब उनका बैकग्राउंड देखे तो शी डिड हर ग्रेजुएशन पूना से किया, उनकी शादी करवा दी गई। प्रोसेस जो माँ बाप बोलते हैं, शादी हो जाती है। शादी करने के बाद जो इन लॉज वाली फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी नहीं, तो उन्होंने उनको एक रिमोट गांव में भेज दिया, बोला अभी तू यहाँ पे रहना है तुझे। वहाँ से लेके उनके जो स्ट्रगल्स है, वहाँ पे उन्होंने एजुकेशन ख़त्म की अपनी, फिर वहाँ पे उनके लिए जॉब ढूंढे, जहाँ पे स्कूल में काम किया पहले। एंड द अमाउंट ऑफ ट्रांजिशन दैट शी इज़ गॉन थ्रू, उसके थ्रू उनके फैमिली पर्सनल इश्यूज भी आए। बेटा उनको मेडिकल इश्यूज थे एंड ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 19। ये सब करते हुए खुद का बिजनेस बनाना एट द एज ऑफ 56 टू डू अ स्टार्टअप वाज समथिंग दैट आई वाज अस्टॉन्ड। मतलब मैं उनको जानने लगी क्योंकि मैं उनके एक प्रोजेक्ट था जहाँ पे आई वाज इंट्रोड्यूस टू हर। तो उनकी स्टोरी, मतलब उनका सिर्फ सुन के कि एट द एज ऑफ 56, हम आज इस उम्र में भी, मतलब एट द एज ऑफ 40 मेरे को कोई स्टार्टअप बोलेगा तो हम वो कंफर्ट जोन में आ जाते। कंफर्ट जोन में रहना चाहते। बट उनकी जो स्टोरी थी, उन्होंने
इतने सारे ऑप्शंस देखे, इतने वेरिएशंस देखे लाइफ में, इन एवरी ऑब्स्टेकल को आज ये हुआ है, कल मैं कुछ और कर लूँगी। when son passed away, नहीं ठीक है, हम लोग उसको आउटग्रो करते हैं, हम कुछ और करते हैं। एट द एज ऑफ 56 HR नीति, एंड द बेस्ट थिंग इज शी डजंट हैव अ ट्रेडिशनल HR ट्रेनिंग। उन्होंने जो सीखा जॉब पे सीखा, एंड दैट इज़ वेयर शी इज़ राइट नाउ। और उनके हार्डवर्क से आज उनके पास ऑलरेडी 15 कंपनीज है और 1000+ एम्प्लॉयज़ है जो वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। सो दैट मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्टोरी थी अच्छी। दूसरी एक है प्रीति व्यास की, शी इज़ राइट नाउ ओनिंग एन एडवर्टाइजिंग कंपनी। तो उनकी भी स्टोरी, उन्होंने खुद की एडवर्टाइजिंग कंपनी स्टार्ट की। पहले बार जब चालू की तो अच्छी खासी चल रही थी, 5 साल के बाद उस बिल्डिंग में आग लग गई। तो जितना उनका मटेरियल था, क्योंकि वो एडवर्टाइजिंग है तो पेपर पे सब था तब उस ज़माने में, तो पूरा जल के ख़त्म हो गया। तो उनका एक्चुअली बैंकरप्सी हो गई। उन्होंने बोला नहीं, मैं वापस ट्राई करूँगी। जब ये नया बिज़नेस सेटअप कर रहे थे तब उनकी फैमिली में इश्यूज़ आ गए, हस्बैंड का उनका डिवोर्स हो गया, तो वो एक प्रॉब्लम आ गई। फिर भी वो ओवरकम हुआ, नया बिज़नेस सेटअप किया। जो नया बिज़नेस सेटअप किया उसी कंपनी के नाम पे, वहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया। तो उनके साथ जो काम कर रहे थे वो फाइनेंशियल फ्रॉड करके लेके गए। लेकिन अभी उसके बाद उनके फैमिली में बेटी की इश्यूज़ हुए, मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ हुए। लेकिन आज भी वो कंपनी में आज की तारीख में वेल नोन एस्टैब्लिश्ड एडवर्टाइजिंग कंपनी। तो अगर उनको देखो तो इतने प्रॉब्लम्स होने के बावजूद आज की तारीख में उनका नाम है। उनको अगर एडवर्टाइज, आदित्य बिरला जैसी बड़ी कंपनी उनको उनका मार्केटिंग का काम या एडवर्टाइजिंग का पूरा काम उनको दे रही है। सो दिस टू स्टोरीज वर लाइक समथिंग दैट जब सोचो तो लगता है कि हमने तो कुछ भी नहीं देखा है। मतलब आपको क्या लगता है कि ये जो स्ट्रगल है, जो आपने ये 2 स्टोरीज़ में बताया, इज़ इट हाउ इट इज़ डिफरेंट? मतलब मेंस के लिए क्या स्ट्रगल कुछ डिफरेंट है फॉर, और वुमेन्स के लिए कैसे डिफरेंट है? सो स्ट्रगल तो स्ट्रगल रहता है उसमें, मेन और वुमेन का हम लोगों ने बनाया, बट स्ट्रगल रहती है। हर एक जन की प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल्स अलग होती है। द ओनली डिफरेंस दैट आई सी इज़ कि वुमेन, बिकॉज वो बच्चों के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड होती है, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनेज करने के लिए बोला जाता है, तो उनकी स्ट्रगल थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कभी कभी हम छोड़ देते हैं कि मेन मतलब घर, दे आर सपोज टू बी द ब्रेड अर्नर्स और ऑफ द फैमिली। अब जब हम वुमेन की एक्सपेक्टेशन देखते हैं तो उन्हें सब कुछ देखना पड़ता है, घर भी देखो, बच्चे भी देखो, प्रोफेशनल लाइफ भी देखो। तो उनके स्ट्रगल्स, और दूसरा है कि जो अपना फैमिली पूरा सोसाइटी का परसेप्शन है कि विमेन यही करेगी, वो ब्रेक करते हुए कुछ डिफरेंट करना इज़ व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रगल इज़। अगर मेरी मम्मी को पूछते तो बोलते टीचर ही बनना है तेरे को, क्यों? क्योंकि बेस्ट जॉब है तेरे लिए। अब उस परसेप्शन को तोड़ के कुछ और करना, एंड गेटिंग द सपोर्ट फ्रॉम दोज पीपल एंड राइजिंग अगेन एंड अगेन। मेन को फेलियर अलाउड रहता है टू एन एक्सटेंट, विमेन फेल हो जाती है मतलब तूने कुछ किया होगा, तुझे मैंने बोला था ये नहीं करना है, तू क्यों गई इस फील्ड में, तुझे क्या समझ में आता है इस फील्ड में। ये सारे स्टेटमेंट मेन को लीवे दिया जाता है कि चलो ये 2-3 बार और ट्राई करेंगे, उनको ज़्यादा लीवे दिया जाता है। हमारे कास्ट में वो प्रेशर हम भी ले लेते हैं, फैमिली भी देती है हमें। ओके। एंड उसके अलावा जैसे अर्ली एजेस में जब हम स्टार्ट करते हैं अपना करियर, आप जाते हैं किसी जॉब में जाते हैं, स्टार्टअप में जाते हैं, तो जनरली एक जो होता है कि मेंस को एक सर्टेन पोजीशन पे पहुंचने में कम टाइम लगता है, वुमेन्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, वो क्यों? उसके भी 2-3 रीजंस है। अगेन अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में देखो तो आई हैव सीन इट माई सेल्फ कि लोग बोलते हैं कि औरतों को मतलब नाइट शिफ्ट्स में नहीं रखना चाहिए, या औरतों को हायर पोजीशंस पे मैनेज करना डिफिकल्ट है। दिस वन आई वांट टू टॉक अबाउट। वो मैंने खुद मेरे लिए बोला गया है कि इसके साथ काम करना बहुत डिफिकल्ट है। तो वो उनके परसेप्शन में है कि हमको हमारे जेंडर से काम करना इजी पड़ता है। सो व्हेन यू सी मेन टॉकिंग टू ईच अदर एंड वर्किंग विद टुगेदर विद ईच अदर, वही गॉसिप भी वही करेंगे, लेकिन वो क्या है कि उनका वो सेफ जोन है। अगर वो लोग कुछ बोलते हैं जिसमें सडनली एक लड़की आ जाए तो उनका वो टोन उनको बदलना पड़ता है। सो दैट इज़ वेयर दैट, तो जैसे हम 5 विमेन साथ में बैठ के बात करेंगे, मेन आ गया तो अपना भी चेंज हो जाता है। एंड वी हैव ऑलवेज बीन डोमिनेटेड बाय मेल पीपल वर्किंग इन द सोसाइटी, तो उनका डोमिनेंस अभी भी है। तो अब जब वो नया बंदा हायर करने जाएंगे या नया कुछ करने जाएंगे तो पहले अपने लोगों को लेंगे साथ में, तो वो लोग पहले मेन को प्रेफर करेंगे। तो वही जनरेशन से चले जा रहा है, वो गैप बढ़ चुका है अभी, बट देयर हैज बीन अ चेंज स्लोली। देयर आर पीपल ओवर देयर। तो स्टार्टअप्स में भी यही होता है कि नॉर्मली स्टार्टअप्स में सबसे पहले जो फंडिंग मिलती है IIT IIMs को मिलती है। अभी IIT IIMs में 80% मेल है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे वो हो गया, तो बचे हुए 20% के लिए तो अभी भी गवर्नमेंट है, या इसी बुक पे मैंने रिचा बंसल करके, शी इज़ ओनली गिविंग फंडिंग्स फॉर विमेन लेड स्टार्टअप्स। तो अभी धीरे धीरे मूवमेंट है, बट अर्ली स्टेजेस से लेके अब तक क्या है कि जहाँ पे जिस ग्रुप के लोग ज़्यादा होंगे वो अपने ग्रुप के लोगों को खींचेंगे। सोसाइटी में भी ये होता है, गुजराती है तो गुजराती को खींचेगा, मारवाड़ी अगर ऊपर बैठा होगा तो मारवाड़ी के लोगों को लेगा। उसी तरह वही है कि जेंडर है,
मेल है तो मेल को प्रेफर करेंगे कि उनके साथ काम करना, उनके साथ बात करना, उनका भाषा उनको समझ में आएगी। विमेन को भी धीरे धीरे प्रेफरेंस मिल रहा है, बट इट्स अ लॉन्ग वे, बट स्टिल वी हैव टेक्नोलॉजी में एटलीस्ट मैंने थोड़ा बहुत मूवमेंट देखा। अगर आप एक अपने यंगर फाल्गुनी से मिलें तो आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? यंगर फाल्गुनी एट द एज ऑफ 21, आई थिंक मैं उसको बोलूँगी कि जो तूने टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की है, जो तूने 2 साल का एनआईटी का कोर्स किया था, आई थिंक आई वुड हैव टोल्ड हर कि और 2 साल एक्सपेरिमेंट कर लो अपने करियर में। हमने क्या किया कि हम जैसे करियर ख़त्म करते हम जॉब पे निकल लेते जॉब करने की बहुत जल्दी है। रहते हैं, क्योंकि एंड स्पेसिफिकली जब हम लोअर मिडिल क्लास से आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसी स्टडीज़ ख़त्म हो गई, पहला जॉब मिले वो ले लो। तो आई थिंक वहाँ पे मैं बोलूँगी कि वहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेते थे हम, थोड़ा सोचते थे कि क्या करना है। तब थोड़ा बहुत देखो दुनिया क्या है, लोगों को मिलो, समझो वो क्या क्या कर सकते हैं। आई थिंक वहाँ से आई वुड से कि उसको मैं थोड़ा पीछे लेके बोलूँगी, थोड़ा रुक जा, देखते हैं आजू बाजू में क्या है, अंडरस्टैंड करते हैं कि टेक्नोलॉजी में क्या क्या है। तूने एनआईटी का कोर्स कर लिया, जो मिलता है वो लेने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो आई थिंक दैट वुड बी दी एडवाइस कि कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोचते हैं, इतना जल्दी कॉर्पोरेट लाइफ में घुसने की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ा बहुत सीख लो क्या चल रहा है आगे। आई थिंक दैट वुड बी माई बेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव हर। रुक जाओ थोड़ा। ओके, एक पॉइंट आपने बुक में लिखा है, मैं ना भूल जाती हूँ। आपने उसमें लिखा है कि लिव एवरी लिव एवरी मूवमेंट। या आई वांटेड टू आस्क अबाउट दैट। नहीं, वही मैंने बोला ना कि हम लोग कभी करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे जीते नहीं है। हमको फ्यूचर का सोचना है या पास्ट के बारे में सोचना है। अब जब मैं आज फ्लाइट से लैंड हो रही थी, तब मेरे को आज 3 पॉडकास्ट पे जाना ये है, उसके बाद इतने बजे मेरी फ्लाइट है, इतने बजे निकलना है। बट जो मेरे को मेरी थेरेपिस्ट ने बोला था, लिव द मोमेंट। हम आज से क्यों भाग रहे, अभी जो हो रहा है उसको एंजॉय करो, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू, ईजियर नहीं है, बट हमारे लाइफ में इतना कुछ है। बच्चों को सुबह स्कूल पहुंचाना है, फिर उसके बाद उसको, अभी मेरी बेटी यूएस में पढ़ रही, तो उस टाइम जोन पे उसको स्कूल फीस देनी है, ये क्लास उसका ख़त्म हुआ कि नहीं, ये होमवर्क ख़त्म हुआ कि नहीं, वो चेक करना है, क्योंकि डैड को कोई नहीं पूछता, मम्मी को पूछता है ये हो गया क्या उसका। सो बाय डिफॉल्ट कल जैसे मेरे माय हस्बैंड जस्ट वॉकड इन, आई ऑल्सो वॉकड इन लाइक 2 minutes बैक बिफोर एट द होम। पहला क्वेश्चन मेरे को पूछा, डैड मॉम किधर है? मैं बोला, डू यू थिंक मैं 2 मिनट आपसे पहले आई हूँ? व्हाई आर यू आस्किंग दैट क्वेश्चन टू मी? वो डिफॉल्ट सेटिंग है, वो परसेप्शंस बने हुए हैं। लोग बोलते हैं ना वुमेन को यही करना है, क्योंकि हमको बचपन से उसी तरह से सिखाया गया है, हमने देखा भी उसी तरह से। अभी हमें मोल्ड कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि जब नेक्स्ट जनरेशन को सिखाए तब ये मोल्ड थोड़ा चेंज कर दे। यही है कि आजू बाजू वाले जैसे आपको ट्रेन करते हैं, जैसे आप देखोगे वैसे आपकी नेक्स्ट जनरेशन देखेगी। हमने हमेशा माँ को बोला है, माँ ना माता होती है, सब कुछ देखती है, सब कुछ वही है, ओके। लेकिन माँ को कभी काम करते हुए, टिल मदर इंडिया बनी थी तब तक वो महान थी, ओके। उसके बाद जब जनरेशन चेंज हुई तभी भी हमने कोई ऐसा परसेप्शन चेंज नहीं किया। वी नेवर सेड, मूवीज अभी अभी आने लगी है, कियन का वाज एन एग्जांपल कि जहाँ पे मर्द खाना बना रहा है। इसके पहले सब कुछ था कि मम्मी खाना अच्छा बना रही, माँ का खाना, डैड का खाना कभी नहीं सुनाई दिया हमको। बट आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि हम सोसाइटी को या आसपास के लोगों को ब्लेम करते हैं, बट हम एज ए वुमेन हम भी अपने सर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले हम लेते हैं, हम गिल्ट हमारी सबसे बेस्ट फीलिंग है, क्योंकि हमको लगता है सब कुछ मुझे ही करना है। अगर कुछ छूट गया तो हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मैंने कुछ गलत कर दिया, मेरे से आई थिंक मेरी बुकिंग क्या कुछ तो गलत हो गई थी मेरी बेटी की। इतना मैंने अपने आप को कोसा है कि मैं सोची थी मैं कैसे गलत हो सकती हूँ। फिर बाद में 2-3 दिन के बाद रियलाइज हुआ ये तो गलती है ना, किसी से भी हो सकती थी। लाइक मैं ऑफिस आ जाती हूँ तो मेरे दिमाग में चलता है कि घर पे क्या होगा, मैंने टाइम दिया कि नहीं, क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को दे, एंड हमको सब जगह पे क्वालिटी टाइम। और जब हम घर पे होते तो मुझे लगता है ऑफिस में कुछ मिस हो जाएगा, या फिर जितना जल्दी मैं एक पॉइंट पे पहुंच सकती हूँ वो मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, और उसमें हमारा मी टाइम निकल जाता है। तो मेरा मी टाइम रात के 12 बजे के रात के 2 बजे तक था, जब तक की नियति, जब तक मेरी बेटी छोटी थी। अब बड़ी हो गई है, बट सेम विद मी। अब पढ़ाई करनी है, कुछ करना है, या कुछ चैनल भी देखनी है, तो पहले प्रेफरेंस हम बच्चों को देते हैं, फिर आता है पति, फिर आते हैं घर वाले सब, उसके बाद कोई चैनल फ्री हो जाएगी। टीवी तो आप देख लेना, आपको क्या अच्छा लग रहा है। टीवी तो आई थिंक मेरे को जब से मेरे बेबी हुए मैंने ऑन ही नहीं किया होगा। हम सबके बर्थडेज के लिए सब प्रिपरेशंस करते हैं, अपने बर्थडे के लिए भी खुद ही करते हैं। एग्जैक्टली। और एक्चुअली हम वो एक्सपेक्टेशन किसी पे रखते भी नहीं है, क्योंकि हमको ये भी लगता है कि वो मेरे मुताबिक करेगा नहीं तो मैं ही कर लेती हूँ। ऐसा भी होता है ना, जैसे हम घर पे जाते हैं तो बहुत सारे हाउस होल्ड वर्क है जो सिर्फ हमें ही दिखाई देते हैं, वो मेल्स को नहीं दिखते। क्योंकि अगेन जो 7 सिंस जो वुमेन को दिए जाते हैं, उसमें घर को क्लीनलीनेस भी अपना ही सिन है।
मेन को क्लीनलीनेस की जरूरत नहीं सिखाई जाती है। सो जब बचपन में बोला जाता है तो बोला जाता है ना कि वुमेन घर का क्लीनलीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम लोग क्या देखते हैं, मम्मी देख रही है ये सब, डैड को तो ठीक है ये टॉवल यहाँ पड़ा रहेगा वो कोई तो ले लेगा। अब जब वो उनको दिखाया ही नहीं गया है तो यू कांट मेक देम कि सडनली शादी होने के बाद बीवी आएगी तो बोलेगा अरे तू भी घर का काम कर ले। बचपन में जब से जो देखा नहीं होगा वो एक्सपेक्टेशन गलत हो जाए, फिर वो हमको वो दिखाई देता है जो उनको नहीं दिखाई देता। हमें टॉवल दिखाई देता है, हमें बेड बराबर नहीं लगा वो दिखाई देता है, बट नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। लेकिन हमारे दिमाग में बोला गया है, मम्मी से सीखे हुए हम, कि हमको घर की साफ सफाई रखनी है, बेड बना हुआ होना चाहिए, कभी भी मेहमान आ सकते हैं, और वो घर का परसेप्शन पूरा वुमेन के ऊपर ही रहता है। योर हाउस इज इक्वल्स टू वुमेन्स परसेप्शन अबाउट द हाउस। तो बहुत सारी चीजें हम इनहेरेंटली इतने सालों से करते आ रहे, वो चलते आ रही। ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट द जेन जी, तो क्या चीज़ें आपको लगता है चेंज हो गई हैं? तो जेनजी बिलीव करता है कि मैं अकेले काम नहीं करने वाली हूँ, बोलते कि मेन भी काम करेंगे एज इक्वली जैसे मैं काम कर रही हूँ। पहले था कि अभी जब मैंने मेरी बेटी को सिखाया, मैंने बोला नहीं, खाना बनाना तेरी अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और नहीं भी बनाया तो भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो ऐसा था ना, शादी करने के लिए खाना सीखना ज़रूरी है। मैंने उसको बोला नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, बाहर से मिल जाता है, स्विगी से मिल जाएगा खाना। एंड यू आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल, पहला सबसे पहले इंपॉर्टेंस अपने आप को दो। बाकी सब की हैप्पीनेस से ज़्यादा खुद खुश नहीं रहोगे तो दूसरों को खुश नहीं कर पाओगे। मतलब तेरे को जो खुशी लगती है पहले तू कर, तू खुश रहेगी तो आजू बाजू वाले तेरे साथ रह के खुश हो जाएंगे। हमने हमेशा सैक्रिफाइस, हमने माँ बाप ने हमको सैक्रिफाइस सिखाया। मैंने मेरी बेटी को बोला तू सेल्फिश है, तुझे सेल्फिश होना चाहिए, क्योंकि तू खुश रहेगी तो ही बाकी वालों को खुश कर पाएगी। अपने आप को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत, इतना ज़्यादा सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो रहा है उतना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। ओके, एंड फ्रॉम दिस बुक शी रोज अमंग अस, जेन जी इससे क्या सीख सकते हैं? इट्स मोर, इसमें जेनजी इज मोर अबाउट कि रादर देन द ट्रेडिशनल करियर्स, बहुत सारे और करियर ऑप्शंस है जिस बुक में, जिसमें पॉडकास्टर है, लाइफ कोचेस है, पीपल, क्योंकि नॉर्मली एज आई सेड वुमेन को स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज ही दी। हाँ, तो इसमें साइकोथेरेपिस्ट से लेके थेरेपिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, कि मेडिसिन के सिवा इसमें जर्नलिज्म है, एडवर्टाइजिंग है, स्टार्टअप बना सकते हो आप आपका, या आप खुद स्टार्टअप फंडिंग्स कर सकते हो। ये सारे प्रोफेशंस है जिसके बारे में हमें, अगर आप करियर काउंसलर के पास जाओगे तो भी उसकी जितनी नॉलेज होगी उतनी मिलेगी आपको। अभी आजकल का वो फैड है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बन रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से क्या करते हैं, वो सब भी इसमें है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या क्या करियर ऑप्शंस है आपके पास। यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड विद द पीपल जो आजू बाजू में होंगे, उतने ऑप्शंस नहीं है, इसमें और भी कर सकते हो आप लाइफ में। और ऐसा भी नहीं है कि आप जो अभी चालू करोगे वो आगे चेंज नहीं कर सकते। मैंने 5 साल तक किया टेक्नोलॉजी, नहीं अच्छा लगा, मैंने कुछ और कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसी बुक में एक एग्जाम्पल है भावना भाटिया, शी स्टार्टेड विद समथिंग एल्स, अभी वो सैप में प्रोडक्ट कुछ और कर रही है। तो अगर आप देखो तो पीपल हैव चेंज्ड देयर करियर्स, वरना अपने यहाँ पे ऐसा था कि एक जो बने टीचर तो जिंदगी भर उसका करियर पाथ वहीं खत्म हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ये भी है बुक में कि आप 5 साल एक्सपेरिमेंट करो, नहीं जमा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, गो बैक टू बेसिस एंड स्टार्ट अगेन, वो एक ऑप्शन भी है। तो ये सारी एस्पेक्ट्स इस बुक में कवर किए। एंड इसमें जो वेरी फर्स्ट स्टोरी है जो मैंने रात को ही पढ़ी है, उसमें एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, आई जस्ट रीड दैट थिंग, उसके बारे में आई वांट टू टॉक। लेमन, इफ यू रीड, इफ यू गेट लेमन्स, अदिति सुराना का स्टोरी है। व्हेन लाइफ गिव यू मेलन्स टेक इट एज लेमन्स। तो उसमें एक उन्होंने लिखा है, इफ लाइफ गिव यू मेलन्स एंड यू रीड इट एज लेमन्स। कैन यू टॉक अबाउट दिस स्टोरी? तो अदिति इज अ पॉडकास्टर, मतलब सॉरी पॉडकास्टर नहीं, शी इज अ लाइफ कोच। शी डज ट्रेनिंग्स अक्रॉस मल्टीपल पीपल। तो जो मिड ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, मतलब यू आर एट दी mid level of the organization and you want to grow into the next levels, or somebody who is stuck at particular position is not able to go ahead, उन सबको हेल्प करके नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाना है वो ये करती हैं। तो इन्होंने बिहेवियरल क्लासेस लिए हैं, इनके कुछ अराउंड 100,000 लोगों को उन्होंने ट्रेन किया है कि कैसे अपने करंट माइंडसेट से डिफरेंट माइंडसेट पे सोचोगे तो आप ग्रोथ माइंडसेट पे जाओगे। तो अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं 5 साल से कर रही हूँ, अब मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है क्योंकि आई एम डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। अब मैं कैसे पैटर्न ब्रेक करके नेक्स्ट लेवल पे जाऊँ, इज वॉट दैट स्टोरी इज ऑल अबाउट। कि आप जैसे देखते जाओगे वैसे ही लाइफ चलते रहेगी। अगर आपको मेलन्स मिले, आप सोचोगे अच्छा ये मेलन है,
खुश हूँ मैं, लेकिन उसको चेंज करके आप नेक्स्ट लेवल पे कैसे जा सकते हो इज वेयर शी कम्स फ्रॉम, कि आपका ग्रोथ माइंडसेट कैसे बनाना है, आपको पैटर्न्स कैसे ब्रेक करनी है, एंड दैट इज वेयर शी कम्स फ्रॉम। कि हर एक जन का जो ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंफर्ट जोन या पैटर्न बनते जाता है, पैटर्न आइडेंटिफाई करके ब्रेक करके नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाना है इज व्हाट शी इज कमिंग फ्रॉम। ओके, इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है डिसलेक्सिक श्रीवास, हाँ। और उसको सोसाइटी एक टैबू बना देती है, तो हाउ शी ओवरकम दैट थिंग? वो तारे ज़मीं पर वाला जो डिस्लेक्सिया था, या अभिषेक बच्चन को भी डिस्लेक्सिया, सो शी वाज आल्सो नॉट डायग्नोस्ड विद इट टिल सम टाइम। तो लोगों को जो डिस्लेक्सिया वाले होते हैं वो बोलते हैं लेजी है, इसको कुछ आता नहीं है वगैरह, तो शी वाज आल्सो फ्रॉम द सेम थिंग, बट शी रियलाइज्ड इट, मतलब बाद में एट द एज ऑफ 19 देन शी वाज फाइनली डायग्नोस्ड विद इट एंड शी एक्सेप्टेड इट फुल फ्लेजेडली। हमारे यहाँ पे मेंटल जो हेल्थ इश्यूज रहते हैं वो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, सो दैट इज़ वेयर शी वाज कमिंग फ्रॉम, कि मेंटल हेल्थ इश्यूज है, दिमाग भी हमारे बॉडी का पार्ट है, हमें उधर इश्यूज हो सकते हैं, और उसको एक्सेप्ट करते हुए फ्रॉम वेयर यू ग्रो इज एन एग्जाम्पल फॉर शी, कि उन्हें डिसलेक्सिया होते हुए गेटिंग 100,000 पीपल ट्रेन टुडे, क्रिएटिंग टूल्स टू डू अ ग्रोथ माइंडसेट, मेंटल का उन्होंने खुद का एक क्लासेस चालू किया था जब पैंडेमिक थी, दैट इज द वे दैट शी हैज ग्रोन फ्रॉम वेयर शी वाज डायग्नोस्ड टू वेयर शी इज टुडे। Okay, and if we talk about Sheroes, what kind of support the woman entrepreneur and the startups can get from the government? सो गवर्नमेंट्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वुमेन ओरिएंटेड फंडिंग्स। सो अगर आप देखो तो गवर्नमेंट ने की एक पॉलिसी है जहाँ पे 100,000 यानी 1 लाख रुपए तक की फंडिंग वो देते हैं। प्लस अगर आप इस बुक में देखोगे तो उनमें एक रिचा बंसल करके है जो सिर्फ वुमेन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती है। आरएससी करके एक और है विच इज़ बेस्ड इन चेन्नई, रिचा जो है जो दिल्ली में बेस्ड है। तो जितने वुमेन स्टार्टअप्स होंगे, अगर उनके आपके पास आइडिया होगा तो आपके पास ऐसे वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन से, पी है, वीसीज है, सिर्फ वुमेन स्टार्टअप्स को देखती है। आई एम वर्किंग विद वन ऑफ द अदर वुमेन स्टार्टअप है जो खेल कोच करके, जिसका प्रोडक्ट हमने अभी लॉन्च किया। सो दे हैव रीच्ड आउट टू वैशाली जेम्स हु इज इन चेन्नई, आरसी अरुल, दे रीच्ड आउट टू मी। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बुक में भी लिखे हुए हैं जो सिर्फ वुमेन लेड स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं टेक्नोलॉजी वाइज, आपको उसका बिजनेस एक्सपेंशन है। सो अदर देन गवर्नमेंट देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया इटसेल्फ हु आर ओनली लुकिंग एट वुमेन स्टार्टअप फंडिंग्स। उनको फंडिंग देना, उनको सपोर्ट बनाना, उनको मेंटोर्स देना, वो सब कुछ करते हैं। उनका प्लेटफॉर्म्स भी है। तो जैसे मैंने बोला, आरसी अरुल हैज़ ऑलरेडी डन अराउंड 100,000 कुछ कंपनीज को उन्होंने ऑलरेडी सपोर्ट किया हुआ है। रिचा बंसल इज बेस्ड आउट ऑफ इन दिल्ली। वो खुद वुमेन, सिर्फ ओनली वुमेन लेड स्टार्टअप्स जहाँ पे वुमेन को फाउंडर्स होंगे उन्हीं को फंडिंग ला के देती है। उनको जो भी बिजनेस एक्सपेंशन के लिए ज़रूरत रहती है वो भी ला के देती है वो। सो अदर देन गवर्नमेंट, आई थिंक लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया हैव अंडरस्टूड दैट एंड दे आर एक्चुअली रेडी टू, सिर्फ थोड़ा सर्च करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। इसमें ही 2 एग्जाम्पल्स हैं। ओके, एंड व्हेन वी लुक ऑल दिस स्टोरी, जब आप इन सब स्टोरीज को लिख रहे थे, व्हाट डू यू थिंक कि इन सब में एक की क्या है विच मेक दिस वुमेन डिफरेंट फ्रॉम आवर सोसाइटी? 2-3 थिंग्स एक्चुअली। एक तो था कि दे नेवर गिव अप, कि जो भी प्रॉब्लम्स आए, और कुछ कुछ तो सिचुएशनल भी थी, कुछ कुछ था कि उनको अपने आप को प्रूव करना था। जैसे प्रीति को के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसको प्रूव कर उसको करना ही था। दिव्या एट द अदर एंड शी इज़ रनिंग हर ओन कंपनी कॉल्ड एज मेंटर माई बोर्ड। तो उनको अगर देखो तो उनको सीए, जो वो खुद सीए हैं, वहाँ से उनको कैसे ग्रो करना था वो था। शिल्पी थापर अगेन अ सीए, शी ग्रू हर नाउ रनिंग हर ओन कंपनी ऑफ 150 पीपल राइट नाउ। तो हर एक का जो था कि आप या तो फिर अपने आप को प्रूव करना है या उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बट दे वर फोकस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रूविंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड कि मैं हूँ इस दुनिया में, मुझे एक्नॉलेज करो, मैंने बहुत कुछ किया है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, दे वर नेवर रेडी टू गिव अप। कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी करोगे, आई विल ग्रो अप टू द नेक्स्ट लेवल। आप मेरे को अभी नहीं हुआ, ठीक है, मैं बाद में ट्राई करूंगी। ट्रायल, बहुत सारे ऑप्शंस के किए, ट्रायल एंड एरर्स किए। सो दैट्स द सेकंड थिंग। थर्ड इज, अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ देम हैड अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम, ईदर इन टर्म्स ऑफ देयर इन लॉज या इन टर्म्स ऑफ हस्बैंड्स। तो उनका इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम था कि उनके पार्टनर या फैमिली वालों ने बोला ठीक है तू कर ले, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। फ्रेंड्स है, मेंटोर्स है, उनके पास सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था। और चौथा था कि किसी ने जब वो फेल हुए तो उनको सपोर्ट दिया, उनको ये नहीं बोला कि तूने गलत किया है, छोड़ दे, हम अभी छोड़ दे, अभी इसके आगे कुछ नहीं होने वाला। सो आई थिंक दिस आर द 3-4 कॉमन थ्रेड्स दैट आई सॉ इन ऑल दिस स्टोरीज। एंड हाउ टू डील विद द फेलियर्स?
फेलियर से मेरे लिए बहुत थोड़ा डिफिकल्ट था फेलियर्स, बिकॉज जब मेरे को मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला 12th स्टैंडर्ड में, आई वेंट थ्रू वेरी बैड फेस कि अब क्या, मतलब ज़िंदगी ख़त्म हो गई काइंड ऑफ थिंग्स। वो चीज़ मैंने बेटी में भी देखी, क्योंकि हमको फेलियर्स कैसे एक्सेप्ट करने वो हम, और पैनिक सबसे पहला आता है। एक्चुअली आई टेल यू माई स्टोरी कि 9th क्लास में मुझे एक स्कूल में एडमिशन लेना था, जिसमें मेरी बहन और भाई दोनों को एडमिशन मिल गया था। रिटन टेस्ट उन्होंने क्लियर कर लिया था। आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट कि मैं तो इनसे इंटेलिजेंट हूँ, मेरा तो हो जाएगा और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब वो फेलियर मुझे आज तक याद है अपना, कि भाई मैं कैसे फेल हो सकती हूँ, या फिर इसके बाद तो दुनिया खत्म है, इस स्कूल के बाद तो फिर कोई स्कूल ही नहीं है। हाँ, दैट्स ह्यूमन बिहेवियर। वो भी मैंने एक सीखा है, ह्यूमन बिहेवियर। हम फेलियर्स याद रखते हैं, हम सक्सेस नहीं याद रखते। क्योंकि एक तरह से है कि माइंड अपने आप को बोलता है कि अगर आप फेलियर्स याद रखोगे तो आप नेक्स्ट टाइम ज़्यादा मेहनत करोगे सक्सेस लेके आने के लिए। सो दैट्स वन वे ऑफ माइंड अंडरस्टैंडिंग कि ये फेलियर खराब है। और ये फेलियर खराब क्यों? क्योंकि हमने आजू बाजू वालों ने बोल के रखा है कि ये लूजर एज अ वर्ड, जो अभी यूएस ने छोड़ दिया, बट एज अ वर्ड बहुत कॉमन था। हमारे सोसाइटी में भी था, अरे जॉब नहीं कर रहा है तू, कुछ नहीं कर रहा है, अरे तू कमा नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहे हो आप, अरे तुम ये नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो आप। और ये सारी चीज़ें हमें सबकॉन्शियसली अफेक्ट करती है, और इतनी बुरी तरह से अफेक्ट करती है कि हमें कभी कभी समझ भी नहीं आता कि कितनी बुरी है हमारे लिए। सो फेलियर के एक्सेप्ट करने का है कि उसको एक्नॉलेज करो, ओके, और उसको छोड़ दो कहीं पे। अगर आप उसको लेके चलोगे, एंड बाय डिफॉल्ट वो चलेगा किसी भी फॉर्म में। वो कितना भी बोल दो, कितने भी महान बन चुके हो, फेलियर कहीं ना कहीं तो आपको आएगा, और कहीं ना कहीं आपको हिट भी करेगा। आप नेक्स्ट जो भी एक्टिविटी करोगे, अरे याद आएगा मैंने तो ये इधर तो ये हुआ नहीं था, वापस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसके लिए थोड़ा आपको माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, विच डजंट हैपन ओवरनाइट। और स्पेसिफिकली अभी जो टीनेज या 21 ईयर्स में तो कभी नहीं पता चलता। वो थोड़ा आगे चले जाओ, थोड़ा फाइन ट्यून करते रहो। जैसे मेरी बेटी को अगर कुछ भी हो जाता है, एक टेस्ट में अगर 4 पॉइंट होगी, जीपीए में 3.9 आ गया, तो दुनिया बदल गई। बोला नेक्स्ट एग्जाम आएगी। बट अगर वो कोई उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बोलने वाला नहीं होगा कि ये कोई खराब, कुछ नहीं हुआ है खराब, इट्स अ प्रोसेस, आप आगे चलोगे। और अगर वो खुद अपने आप को ही फेलियर समझते चलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो समबडी नीड्स टू बी एट दिस सराउंड सिस्टम से ये भूल जा, आगे वाला स्टेप जो है ये कोई याद नहीं रखेगा। अब 10th के एग्जाम्स के मार्क्स कोई नहीं पूछने वाला मुझे, 12th के कोई नहीं पूछेगा, लेकिन 10th पे जब ये एग्जाम पे मार्क्स आए थे, सामने वाले से मेरे कम आए थे, वो फेलियर आज तक याद रहेगा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मम्मी ने बोला होता था नहीं बेटा कोई बात नहीं, आगे भी कुछ नहीं होने वाला, कोई पूछने नहीं वाला 15 साल के बाद तेरे को 10th में कितने मार्क्स आए थे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आजू बाजू वाले क्या बोलते हैं उसका इफेक्ट हमें ज़्यादा होता है। Okay, and Falguni, one advice to all the women who are like working somewhere, एंड एक वो पॉइंट आता है ना कि आपको कि शादी हो गई है, मैटरनिटी ब्रेक आया है, उसके बाद उनको दोबारा ज्वाइन करना, वो एक स्ट्रगल से वो करती हैं। यस, जब वुमेन काम करती है तभी बाय डिफ़ॉल्ट खुद के ऊपर बहुत कुछ लेके चलती है कि मुझे घर पे सुबह मेड नहीं आई तो घर का काम भी करना है, बच्चों को स्कूल पहुंचाना है, खाना बनाना है, फिर ऑफिस जाना है, फिर 5 बजे निकल के वापस घर पे आके सब कुछ वही करना है। आई थिंक नहीं होता है तो मत करो, दैट्स ओके, कुछ नहीं होने वाला। आज खाना नहीं बनाया, स्विगी में से आ जाएगा, कल बना लेना। हम अपने ऊपर ही इतने ज़्यादा प्रेशर रखते हैं, सामने वाला रखे ना रखे, हमने सोच के रखा है कि ये सब मुझे ही करना है। अगर पति स्कूल में बच्चों को तैयार करके स्कूल में छोड़ के आए, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हमको लगता है ये मुझे ही करना है, इसलिए हम अपने आप पे लेके चलते हैं। अगर आप मैरिड हो तो आप पहले ही रूल्स बना सकते हो, बिना विद द नेक्स्ट जनरेशन आप बोल सकते हो ये मेरा काम है, आपका काम है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो इस चीज़ से आपको भी लगेगा कि यू आर इन अ पार्टनरशिप रादर देन बीइंग अ मैरिज, क्योंकि मैरिज में होता है कि सब कुछ बीवी करती है, बाकी वाला कोई करेगा नहीं। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर द चेंजेस। और बच्चे इज अ नेचुरल थिंग नाउ, एवरी कंपनी नाउ रिकग्नाइजेज इट कि मैटरनिटी लीव के वक्त यस आपको 6 महीने में थोड़ा करियर प्रोग्रेशन स्लो हो जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम ईच कंपनी अंडरस्टैंड्स नाउ, एंड आई थिंक दैट्स अ ब्यूटिफुल थिंग टू बिकम अ मदर. I don't think that can be compared with a career, and it's their own individual decision. But for me, mother was a very important thing in my life. And because of that, if my career took a 6 months break, I was okay with it. So I think it's both ways around. आपको सपोर्ट सिस्टम होना ज़रूरी है कि बच्चे हो गए उसके बाद इन लॉज है या फिर चाइल्ड केयर सपोर्ट सर्विसेज है या हस्बैंड है, ये अगर सब बराबर चल जाए तो आप फिर भी कर सकते हो. सो आई हैव बीन वर्किंग फॉर लाइक 28 years now, 26 years now, and I have never taken a break. मेरी बेटी अभी 18 साल की हो गई है. It has been working well. मेरे इन लॉज थे, मेरे हस्बैंड है, उन लोगों ने सब बहुत सपोर्ट किया. मेरे पेरेंट्स थे कि अगर तू ट्रैवल भी करेगी ना, यूज टू ट्रैवल एक्सटेंसिवली, मतलब महीने में 15 दिन बाहर रहती थी मैं.
तो मैं मंडे टू फ्राइडे ट्रैवल करती थी और फिर हम लोग अपने आप को वीकेंड फैमिली बुलाने लगे ओके। कि वीकेंड पे तीनों साथ में रहेंगे तो वीकेंड फैमिली है। मंडे टू फ्राइडे आप क्योंकि सभी लोग बिजी रहते हैं, तो हम फिर अपने आप को वीकेंड फैमिली बुलाने लगे। एंड व्हाट वाज मतलब आपका सक्सेस मंत्र क्या है? मेरा सक्सेस मंत्र था कि मेरे को लोगों को प्रूव करना था कि टेक्नोलॉजी में मैं कुछ कर सकती हूँ। मेरा सिर्फ बेसिक मंत्र ये था, क्योंकि मम्मी ने तो बोलते थे टीचर बनना है, तो टेक्नोलॉजी किसी को आती नहीं थी, तो टेक्नोलॉजी में क्या कर लोगे, मतलब क्या होता है। तो मुझे था कि मैंने जो फील्ड सेलेक्ट की है, चाहे मुझे कुछ भी सीखना पड़े या 18-18 घंटे काम करती थी, बट आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ कि मेरे को टेक्नोलॉजी आती है। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट थिंग की कि मैं ड्यूरिंग द जॉब में सीखते रही। अभी भी मैं पढ़ती हूँ, बहुत बहुत पढ़ती हूँ, ताकि मेरे को पता चले कि सामने वाला जब मेरे सामने बैठेगा तो वो मुझे कुछ ऐसा ना बता के जाए जो मुझे पता ना हो, या मेरे पास उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए। या मैं दोहा गई थी, वेयर देयर इज लाइक एन एंटायर मीटिंग रूम ऑफ यूनिफॉर्म्ड पीपल, मतलब सब ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, एंड आई वाज द ओनली फीमेल ओवर देयर। एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड मेरे को ही प्रेजेंटेशन देना था। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो करने के लिए दैट कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपके पास नॉलेज हो। सो माई ओनली थिंग दैट आई डिड वॉज विद वर्किंग आई एक्वायर्ड द नॉलेज कि पढ़ते रहो। मैंने इंजीनियरिंग भी नहीं की है, सो टेक्निकली अगर मेरे को किसी बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में बोलोगे तो बोलेगा ये तो NIT किया हुआ इसने, इसको क्या आएगा टेक्नोलॉजी। बट आज जब मैं बात करूँ तो इंजीनियरिंग वाले बोल के जाते हैं हाँ इनको मैडम को पता है कि वॉट शी इज टॉकिंग इज मेक सेंस। सो मैंने वो माई हंगर टू प्रूव माई सेल्फ एंड देन टू डू दैट, मैंने बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्वायर किया। मैंने जितना मिला उतना, सर्वर्स कैसे दिखते हैं से लेके उस पर एप्लीकेशन पे कोड कैसे लिखते हैं लेके सब कुछ मैंने खुद सीखा, ताकि मेरे को कोई ये ना बोल सके कि तुझे कुछ आता नहीं। एग्जैक्टली एक वो होता है ना कि फील्ड में तो एक्सेल सिर्फ IIT IIMs। वैसा ही था कि अभी जब मैंने ज्वाइन किया था 25 साल पहले, तभी तो टेक्नोलॉजी वॉज ऑल मेल। वहाँ पे तो प्रोग्रामिंग के लिए भी फीमेल्स नहीं यूज़ होती थी। तब से लेके अब तक ज़माना चल गया, तो इसलिए। और तभी जब नए ज्वाइन हुए तो ऐसे लगता है अरे बॉस ने फेवर किया मेरे को नौकरी देके, तो वी पुट इन दैट एक्स्ट्रा एफर्ट्स कि मुझे कुछ आना ही चाहिए, मुझे उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे को क्यों हायर किया। तो द ओनली थिंग दैट आई डिड वाज हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क इन टर्म्स ऑफ गेनिंग द नॉलेज थ्रू दैट प्रोसेस। तो ये टेक्नोलॉजी से एक ऑथर बनने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सो टेक्नोलॉजी हेल्प मी अ लॉट। मतलब मैं जितना पढ़ाई की, जितनी नॉलेज ली, बहुत कुछ हेल्प हुआ मेरे को। मैं 24 लास्ट फुल टाइम जॉब में मैं डेप्यूटी CIO थी, सो चीफ मतलब CIO के नेक्स्ट लेवल पे। बट उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मतलब कुछ डिफरेंट करते हैं। बहुत साल हो गए, अभी स्टार्टअप्स तो किए नहीं, बट मैं चाहती थी कि मैं और ज़्यादा कंपनीज़ को हेल्प करूँ, स्टार्टअप्स को हेल्प करूँ, मेरी नॉलेज बाकी कंपनीज़ को भी हेल्प आए। तो मैंने फुल टाइम जॉब छोड़ दी, वो भी पैंडेमिक में। काम ढूंढने निकली बाहर मार्केट में, तो लोग बोलते तूने किया क्या है, तो भी वो फॉर्म कैसे करना कि मतलब मैंने ये काम किया है या ऐसे किया है, या तो वो स्टोरी कैसे बनाते हैं वो मुझे पता नहीं था। तो दैट्स वेयर डॉक्टर अमित नागपाल आए। उन्होंने बोला तुमको सब टेक्नोलॉजी आता है लेकिन स्टोरी टेलिंग नहीं आती, तुम्हें नेटवर्किंग नहीं आता फाल्गुनी। आई सेड ओके, अभी स्टोरी टेलिंग का स्किल सीखते हैं। उस स्टोरी टेलिंग के स्किल में समझ में आया कि व्हेन यू वांट टू अक्वायर अ न्यू बिजनेस, आपको आपकी स्टोरी बतानी पड़ती है। तो वो टेक्नोलॉजी वाइज तो बता नहीं पाओगे, आपको स्टोरी बतानी है कि ये सर्वर है, ये आपका बिजनेस प्रॉब्लम है, ये उसका आंसर है, ओके, नॉन टेक्नोलॉजिकल वे में। तो दैट्स वेयर स्टोरी टेलिंग समझ में आई। तो अब मैंने बोला ये मैं तो सीख गई हूँ, बाकी लोगों को भी पता होनी चाहिए और बाकी को भी होना चाहिए। सो दैट्स वेयर वी सेड दैट अच्छा मैं जो सीखी हूँ मेरे को बाकी लोगों को दिखाना है। मेरे को ये एज अ नेटवर्किंग, एज अ स्टोरी टेलिंग टूल देना है बाकी लोगों को कि आप इसको यूज़ करो, आप इसके ऊपर सबके ईमेल एड्रेसेस, आप उनको रीच आउट करो, वो आपको हेल्प करेंगे कि कैसे करना है आगे। सो दैट्स वेयर ये मैंने बोला मैंने सीख चुकी हूँ, मुझे आगे जनरेशन को देना है। दैट्स वेयर दिस बुक गॉट क्रिएटेड। थैंक यू सो मच। पैंडेमिक में जब आपने ब्रेक लिया तो वो फेज कैसा था आपका? बहुत स्ट्रेसफुल था। सो व्हाट हैपेंड इज मैंने जॉब छोड़ा 2021 में। 31 जैन मेरा 6 महीने का नोटिस पीरियड था। मेरे बॉस ने बहुत कन्विंस किया मत छोड़ो मत छोड़ो। मैंने बोला नहीं मुझे छोड़ना है, क्योंकि तभी रिसेशन था तो लोगों को निकाल रहे थे ना, फीलिंग वेरी बैड कि एट अ सीनियर लेवल में रहते हुए जूनियर्स को निकाल रहे करके। सो आई लेफ्ट इट। फिर जब बाहर मार्केट में जॉब ढूंढने गई तो कुछ नहीं था। सो पीपल हु हैड वर्कड विद मी अर्लियर सेइंग दैट फाल्गुनी आपका काम बहुत एक्सेलेंट है, विल हायर यू, उनके पास खुद के पास कुछ नहीं था। तो दैट्स वेयर आई वेंट थ्रू रियली बैड फेस। फिर मैंने देखा कि मेरे को कंसल्टेंसी करनी चाहिए, लेकिन कहाँ से मिलेगी अभी इस टाइम पे। देन एक चेन्नई बेस्ड कंपनी ने दी, तो लेकिन वो 3 महीने भी ऐसा फेज आ गया था वापस कि ऐसे लगने लगा कि वी आर नॉट वर्दी। मेरे को जो दिया था मेरे बॉसेस ने दिया था, ये सब जो फेलियर वाले क्वेश्चन है ना सब आ जाते हैं।
बट समहाउ बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट दैट गेमिंग कंपनी जिनका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया. बट या तो उस टाइम पे तो आई डोंट नो मेरा माइंडसेट ये था कि अगर मैं हूँ एट अ हायर पोजीशन और मैं उनसे अगर 4 जनों की सैलरी मैं ले रही हूँ और मेरे को नहीं निकालते हुए 4 लोगों को निकाला, दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू. तो मुझे वो थोड़ा खटका. तो मैंने बोला आप एक काम कर लो, इन लोगों को रख लो, मैं चले जाती हूँ. आई हैव डन इनफ मतलब है. तो आई थिंक दैट इज वेयर दिस डिसीजन ऑफ लीविंग द जॉब केम इन. बोल्ड डिसीजन. एंड दैट टू एवरीबॉडी सेड एट द रॉन्ग टाइम. फिर कभी कभी 3 महीने तक बहुत दुख हुआ कि क्यों छोड़ा, अभी और 6 महीने के बाद छोड़ देती थी. ठीक है, कभी कभी बोलते हैं रिस्क लेना पड़ता है, वरना ये बुक भी नहीं बनती थी. मैं वही अपने फुल टाइम जॉब में होती थी जहाँ पे सब बराबर चल रहा होता था. And how this book has transformed your life? इस बुक ने मेरे को 2-3 चीज़ें सिखाई. एक तो कि अपना गम बहुत कम है, दूसरों का बहुत ज़्यादा है. हम अपने गम को इतना बड़ा बना देते हैं. एंड इफ आई कंपेयर विद दिस स्टोरीज, आई हैव नॉट डन इवन 10% ऑफ इट एंड आई हैव नॉट गॉन थ्रू 10% ऑफ देयर प्रॉब्लम्स. बट हमने अपने आप को इतना एग्जैजरेट करके दिया, मेरे प्रॉब्लम्स इतने बड़े हैं, मैंने कितना कुछ नहीं किया है. मतलब हम सबको ऐसे लगता है कि यार हमारी जो स्ट्रगल है वो तो किसी को समझ भी नहीं आई है. और दूसरा है कि हम अपने आप को अप्रिशिएट भी नहीं करते कि हमने अचीव किया है कुछ. आई वॉज थिंकिंग कि मैंने तो कुछ नहीं किया है, मैं तो मतलब भाई ऐसी कोई भी चलता फिरता इंसान क्या, मेरे से मतलब सभी लोग अच्छे हैं मेरे से. देन आई रियलाइज कि नहीं, मैं भी इस लीग में हूँ, मतलब आई हैव डन समथिंग गुड फॉर माई सेल्फ. एट द सेम टाइम मैंने प्रॉब्लम्स उतने ज़्यादा नहीं देखे जितने इन लोगों ने देखे. सो थिंक वो दोनों वो बैलेंस समझ में आया कि यू हैव टू अप्रिशिएट योर सेल्फ एंड आपके प्रॉब्लम्स को इतना ज़्यादा भी मत बड़ा बनाओ बिकॉज बाकी लोगों के पास आपसे 10 गुना ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम्स है. और तीसरा, इन लोगों ने मेरे को ये सिखाया कि जो आपने सीखा है ना उसको गिव बैक कैसे करना है. यू हैव लर्नड अ लॉट. नॉलेज आप अपने साथ ऊपर तो नहीं लेके जाओगे, फाइंड वेज टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी. आई थिंक इन हर एक वुमेन जो इस बुक में कवर्ड है, एवरीबॉडी इज इन सम और द अदर फॉर्म वांट्स टू गिव इट बैक, नेक्स्ट जनरेशन को कुछ देना चाहती है. बोलती है शिल्पी जो है, जो सारे के सारे विमेन, सबसे ज़्यादा विमेन सीएस जो है वो उनकी कंपनी से निकले. सबसे ज़्यादा उनको ट्रेन करती है. जो भी विमेन सीएस निकलती है बोलते हैं आओ मेरे कंपनी में, आपको ट्रेन करूंगी. एंड देन दे गेट प्लेस्ड इन अ गुड ऑर्गेनाइजेशन. टुडे दे ऑल स्टिल रिमेंबर हर. सो आई सॉ दैट दे आर सो ओवरवेलमिंग इन टर्म्स ऑफ, सो ओवरकमिंग इन टर्म्स ऑफ गिविंग इट बैक टू द सोसाइटी. सो आई थिंक ये 3 चीज़ें मैंने इन लोगों को देख के सीखी है. What is the magic of storytelling? मैजिक ऑफ स्टोरी टेलिंग, अगर आप बचपन में जिन नींद नहीं आती थी तो हमको स्टोरी सुनाई जाती थी. ओके, एंड वॉट एवर, जब हम किसी भी कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्ट तब लेते जब उसकी एक फ्लो होती है, एक स्टोरी बनती है, उसके एंड में कुछ ऐसा सडनली एकदम अच्छा सा एंड आता है या खुशी वाला एंड आता है या हमको कुछ मॉरल मिलता है उससे. सो आई थिंक हमारा माइंड हमेशा बचपन से उससे ट्रेन किया, मतलब वी आर यूज टू लिसनिंग टू स्टोरीज, वी अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स बाय, अगर उसको स्टोरी फॉर्मेट में बोला जाता है. तो अभी धीरे धीरे अब ये लोगों को समझ में आने लगा है. आई थिंक इट वॉज नॉट देयर बट नाउ लोगों को समझ में आता है कि अगर आप उसी चीज़ को स्टोरी में प्रेजेंट करते हो या बता स्टोरी की तरह बताते हो, आपकी खुद की लाइफ की जर्नी जो है स्टोरी में बताओगे तो वो जल्दी रजिस्टर होती है. आई थिंक दैट इज़ वॉट द मैजिक हैज़ बीन विच वॉज मिसिंग. मतलब हम टेक्नोलॉजी वाले टेक्नोलॉजी करते थे, बिजनेस वाले बिजनेस करते थे, बट उसको स्टोरी में कन्वर्ट करके जब आप स्टार्टअप्स जब खुद का आइडिया बेचने जाते हैं तभी वो उनको सिखाया जाता है कि आप स्टोरी करके बोलो कि आपकी क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, आप क्या लेके आ रहे हो, उसकी एंड रिजल्ट क्या है. सो इट्स फॉर्म ऑफ अ स्टोरी. प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपका सोल्यूशन, मॉरल ऑफ द स्टोरी. सो आई थिंक ये जो है ये इट बिकम्स अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग और पुटिंग योर आइडियाज टू द अदर पीपल. आई थिंक दैट इज वेयर स्टोरी टेलिंग इज नाउ पिकिंग अप अ बिग थिंग. आपको आपकी बतानी कैसी है बात, स्टोरी में बताओगे जल्दी समझ में आएगी. माइंड इज ट्रेन टू लर्न अंडरस्टैंड स्टोरीज. ओके, एंड क्या ये एक आपका कॉन्शियस डिसीजन था कि आपने सेलिब्रिटीज़ का स्टोरी नहीं लेके रियल लाइफ वुमेन्स का स्टोरी पिक किया? मैंने कॉन्शियस डिसीजन था टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हम इंदिरा नूई है या अरुंधति भट्टाचार्य, these are all women whom we have seen and we have been seeing them on the television. बट अगर उसके बीच में और उसके सिवा नीचे कोई गैप में और ज़्यादा फीमेल लीडर्स को हम देख नहीं पाते हैं. तो हम बहुत ऊपर देख रहे हैं अभी और उसके बीच उसके बाद गैप है, बिल्कुल बिल्कुल नल एरिया है. तो मुझे ऐसे चाहिए था कि जिनको हम रीच आउट कर सके, जिनकी रियल स्टोरीज हो, रियल विमेन हो, जिनके साथ हम रिलेट कर पाए, जिसको मैं बनने, मतलब मैं अरुंधति भट्टाचार्य बनना चाहती हूँ बट मेरी वो इंस्पिरेशन हो सकती है, एस्पिरेशन वो हो सकती है जो मैं बन सकती हूँ. जैसे
अगर कोई टेक्नोलॉजी से बाहर आएगा तो बोल सकता है मैं फाल्गुनी बन सकती हूँ, दैट्स माई एस्पिरेशन। तो मुझे एस्पिरेशनल स्टोरीज लिखनी थी, इंस्पिरेशनल नहीं। माई इंस्पिरेशन कैन बी इंदिरा नूई, कैन बी डायना हाइट, कैन बी अरुंधति एज वेल, बट आई वॉन्टेड समबडी दैट जो मैं बनने के लिए रियल लाइफ में कोई बन चुका है और मैं वो पाथ चल सकती हूँ, किसी ने ये किया है तो मैं कर सकती हूँ ये, और ये अचीवेबल है मेरे लिए। तो वो एस्पिरेशनल स्टोरीज के एंगल से रियल वुमेन रियल स्टोरीज था। ओके, एंड क्या चैलेंजेस रहे ये बुक लिखते टाइम? चैलेंजेस तो काफ़ी थे। पहले तो लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना इटसेल्फ कि क्यों लिख रहे हो ये बुक, किस लिए, क्या होने वाला है वगैरह। दूसरा था कि दिस वर इन सब स्टोरीज में उनका खुद का पर्सनल जर्नी ज़्यादा डाला है मैंने। तो अगर आप देखोगे तो समबडी टू ओपन अप कि फर्स्ट डे आई गॉट मैरिड एंड द हस्बैंड सेज आई एम अ गे, ये बोलना और बुक में रिफ्लेक्ट करवाना विदाउट मेकिंग देम फील बैड, तो वो वाला एलिमेंट जो था, बिकॉज वी वर नॉट टेलिंग देम ओनली अबाउट देयर सक्सेस बट वी वर टेलिंग अबाउट द जर्नी दैट दे हैव गॉन थ्रू इट। तो वो उसमें अप्स एंड डाउन्स थे, और डाउन्स कितनी अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाए ताकि वो ऑफेंड भी ना हो बट वो मैसेज दे पाए, वो वाला चीज़ जो था वो बहुत डिफिकल्ट था कि somebody is opening up your heart to you, और आप उसको कितने अच्छी तरह से लेके जाओगे ताकि वो उनको खराब भी ना लगे कि have I given the justice to what they wanted to convey. That was the important part. तो वो iterations थोड़े ज़्यादा हो गए उसमें। ओके, एंड आपका पर्सनल हीरो कौन है From this book or in general? जनरल? From सबसे ऊपर लेवल के ऊपर प्रिंसेस डायना थी। मतलब जब उनको देख के मतलब epitome of beauty and somebody who carries yourself with elegance, तो वो थी। Steffi Graf was another one. Indira Gandhi was also somehow, बहुत सारे लोगों का controversial character, but I somehow always I could see that's the first female who had that power to actually stand up, even whatever she had done, and I'm not agreeing with what she's done, but to stand up for a crowd of so much people, and then as an orator she was the biggest female orator that I've seen, जो confidence से वो बात करती थी। So I think those were there, but अगर real life में देखते हो तो my मामी, मतलब जो मामा की वाइफ होती है वो है, आजू बाजू में बहुत सारी विमेंस है, बट दोज वर लाइक डे टू डे लाइफ में जो हमको मिलती है वो मेरी उतनी ही सर्कल था। तो मेरे लिए मम्मी है, मेरी मामी है, जिन्होंने फैमिली का ध्यान रखा, बहुत कुछ किया। So those were my real life heroes at that point of time. You talk about Indira Gandhi. The thing I liked the most that India जैसे country में जहाँ पर all male dominating था, she was able to hold that position for such a long time. And अगर आप उसको देखो तो जिस तरह से वो खड़े रह के कमांड करती थी वो, मतलब ऑडियंस को, we've seen Hitler, we've seen men doing it, चर्चिल ने किया हुआ है, but women orator standing up and making everybody move and vote you was the thing that, भले अमेरिका कितना भी बोल दे कि हम लोग प्रोग्रेसिव है, उनके पास एक भी फीमेल प्राइम मिनिस्टर ना प्रेसिडेंट आया है। And she was able to do it for 15 years. Yes. Way good. मतलब one time you can say कि भाई चलो आपको फैमिली से मिल गया, but second time, third time this like achievement. And what do you think कि आप जॉब कर रहे हो, अच्छी पोजीशन पे हो, स्टार्टअप्स में हो, इंटरप्रेन्योर हो, वुमेन्स दे आर डिफरेंट रोल नाउ. I think in every family, most of the families, especially in the city, women are also earning. But are they financially independent? हाँ, अभी भी बीच में एक सर्वे हुआ था कि फाइनेंस का नाम लेते हैं तो फाइनेंस जो है वो घर के मेल संभालते हैं। कमाएंगे हम, बट फाइनेंस म्यूचुअल फंड में डालना है, इक्विटी में डालना है, या कितने बैंक अकाउंट में रहेंगे, कितना क्या होगा, घर खर्च के लिए पैसे दे दिए जाते हैं, वो मैनेज कर लेती है। बट फाइनेंस के जो डिसीजंस रहते हैं वो हमेशा मेल ही लेते हैं। अगर आप देखोगे तो प्रॉपर्टी खरीदनी है तो इनको बराबर पता होगा, ओके, तो उनको बोलते हैं अच्छा ये घर खरीदना है, सब कुछ है। सो अभी भी एटलीस्ट टिल माई जनरेशन और मे बी वन जनरेशन आफ्टर दिस ऑल्सो, मैंने देखा है फाइनेंशियल डिसीजंस आर टेकन बाय द मेल इन द फैमिली। बट आई थिंक नाउ विद एटलीस्ट मैं तो बोलती हूँ बेसिक्स से चालू करते हैं, पहले आप दोनों का बैंक अकाउंट अलग कर लो। अब बैंक अकाउंट अलग करोगे कि आपके पास पैसे रहेंगे तो आप भी देख सकते हो, आप सीखो उसको रादर देन बिलीविंग इन व्हाट दे आर सेइंग। म्यूचुअल फंड्स है, पोर्टफोलियो इक्विटी में डालना है, वो सब चीज़ें हमें भी सीखनी चाहिए। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज स्टिल लॉट ऑफ गैप। हमेशा ये ट्रेडिशनली बोला जाता है ना, पैसा कमाना और मैनेज करना मर्द का काम है,
पैसे कमाने के लिए विमेन चाहिए, मैनेज करने के लिए विमेन नहीं चाहिए अभी भी। एग्जैक्टली, आई हैव सीन फ्यू स्टोरी अराउंड मी जिसमें मेरी कुछ फ्रेंड्स है, दे गोट डाइवोर्स। व्हेन दे वर गेटिंग द डाइवोर्स ना, उसके बाद दे हैव अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि हाँ। आपको फाइनेंस कैसे मैनेज करना है। अब आपके पास एक बच्चा है तो उसको कैसे, उसके सब सोचोगे आप, फाइनेंस कैसे होगा। उससे पहले दे हैव नॉट। और वो उसके उसके पहले भी जब हम बच्चों को बड़ा करते हैं तभी भी हम उनको सिखा सकते हैं। या हम क्या करते हैं कि वो उस सिचुएशन में आने के बाद उनको बोलते हैं, बोलते बचपन से ही सिखाओ कि तुम्हारे पैसे हैं तुम्हारे, तुम कैसे मैनेज करोगे। इक्विटी उनको बहुत जल्दी एज में सिखा दो। मेरे ही फैमिली में माई कजिन्स हस्बैंड पास्ट अवे, अब उसको फाइनेंसिस में बहुत पैसा है तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या करना है। मुझे नहीं चाहिए कि मेरी बेटी उस सिचुएशन पे पहुंचे, तो इंडिपेंडेंस अपने हाथ पे ले लेनी है। मिस्टेक करोगे, द थिंग इज दैट वी आर कंसर्न कि अगर पैसा गलत चला गया तो फिर वापस ब्लेम करेंगे, अरे तुझे 100 रुपये भी संभालने नहीं आते, तुझे खुद के पैसे संभालने हैं। आई थिंक दैट अमाउंट ऑफ फ्रीडम शुड बी गिवन। गलती की है ठीक है, मर्द नहीं करेंगे ऐसा तो है नहीं, वो भी इक्विटी में डाल के लॉस करके आ ही सकते हैं। तो वैसे भी हमको भी ऑप्शन दो, हम भी थोड़े बहुत करेंगे, SIP से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इक्विटी में जाने के पहले हम सोचेंगे, लेकिन वो ऑप्शन हमें दो कि मुझे कहाँ डालना है। आई थिंक दैट इज द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट, एंड वी शुड हैव द ट्रस्ट ऑन आवरसेल्व्स एज वेल कि मैं मैनेज कर लूंगी, कोई नई बात नहीं है। कोई अगर मैं कमा सकती हूँ तो मैनेज भी कर सकती हूँ। Okay, and then one advice to the woman to be financial independent. सो आई थिंक इसी बुक के अंदर एक और एक स्टोरी है अनीशा पांडे की। उसकी मम्मी ने बहुत बचपन में उनको बोला था कि अगर तुझे चाहिए कि चीज़ें तेरे मुताबिक हो तो तुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, वरना कोई नहीं पूछेगा तुझे घर में। सो वंस यू हैव बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, उसके आगे का स्टेप है कि आप फाइनेंसेस मैनेज कैसे करोगे, वो भी आपको सीखना है। एंड आजकल तो इतना आसान हो गया कि आप ऑनलाइन जाओगे तो पता चलेगा SIPs क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या है। डोंट रिलाई ऑन एनीबडी एल्स फॉर योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर आप कमा रहे हो, जैसे मैंने बोला, मैनेज भी आप ही को करना है। आपने द मोमेंट यू हैव गिवन इट टू समबडी एल्स, यार मुझे गाड़ी नहीं आती, ड्राइवर चलाएगा, तो वो जैसे वो चलाएगा वैसे आपको बिलीव करना पड़ेगा। Okay, and in this book there are like stories हैं जिसमें एजुकेशन इज़ ए पार्ट ऑफ दैट, बट आई थिंक करेज जो एक है वो एक मेजर रोल प्ले करता है उनकी सक्सेस स्टोरी में। तो व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव टू द मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास गर्ल्स जो अपनी एजुकेशन कर रही हैं, कि ताकि उनको एक बैरियर ना लगे। अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया में एजुकेशन इज ओवररेटेड एज वेल। हम बोलते हैं कि सबको, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इंडिया में 100,000 इंजीनियर्स, मोर देन एक्स नंबर ऑफ इंजीनियर्स आज बनते हैं एवरी ईयर। उतने जॉब्स है मार्केट में नहीं है, बट हमारी एक्सपेक्टेशन हमने क्या सेट करके रखी है, इंजीनियर बन गया एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी मिलेगी ही मिलेगी मुझे, मैं इसके बिलो नहीं जाऊँगा। एंड क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि आपने 4 साल डाले उस इंजीनियरिंग डिग्री करने में। लेकिन हमें ये भी समझना है कि देयर इज़ अ डिमांड सप्लाई का इशू है। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है यहाँ पे। आई हैव सीन माई फ्रेंड्स के बच्चे अभी इंजीनियर बन के आए, 4 साल से बना है, उसको अभी भी नौकरी नहीं मिल रही। एंड दैट्स अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट विच इज़ देयर फॉर इंडिया। सो इंजीनियर बनने से, नौकरी मिलने से, पैसा, ये तीनों का रिलेशन हम थोड़ा ब्रेक कर दे तो अच्छा है। BSc करके भी अगर आप लोअर लेवल से चालू करोगे तो भी आप वहाँ पे पहुँच सकते हो। हाँ, कंपनीज लाइक TCS है, IBM है, बोलेगी तुम्हें इंजीनियर्स होंगे तो ही लेंगे, लेकिन TCS के पास कैपेसिटी है आपको लेने की, वो भी आपको सोचना है। आप TCS एम कर रहे हो, लेकिन आपकी इंजीनियरिंग डिग्री आपको TCS की कैपेसिटी से लेके तो नहीं जाएगी। उसकी कैपेसिटी इज़ 100,000, हम 1 मिलियन में से एक हैं। तो आपको लेने के लिए या तो फिर आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते, जो हम IIT IIMs बोलते हैं। दूसरा अप्रोच क्या है कि मैं छोटे से स्टार्ट करके आगे चलूँ। हर एक बार इंजीनियर बन के TCS में जाना ज़रूरी नहीं है। गो टू अ स्टार्टअप, 2 साल काम करो, फेल हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट कंपनी मिलेगी। हमेशा हम सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इंडिया में, कि जॉब सिक्योर हो गया, फ्यूचर सिक्योर हो गया। मेरी प्रॉब्लम यही है, क्योंकि इंडिया में ना हमारे पास कोई अगर जॉब नहीं रहेगा तो कोई हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना फैमिली सपोर्ट करिए। प्लस हम लोअर मिडिल क्लास से आते हैं तो हमने पैसे की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा देखी रहती है। सो हमें जो नौकरी मिलती है वी लैच ऑन टू इट, बट समटाइम्स इसका अनड्यू एडवांटेज भी कंपनीज लेती है कि तेरे पास तो जाने के लिए है नहीं, मैं तेरे को 16 घंटे काम कराऊंगा, एंड दैट ब्रिंग्स द फ्रस्ट्रेशन। आई एग्री कि पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी उसको थोड़ा सा तोड़ के रिस्क लेने की ज़रूरत रहती है। डिमांड सप्लाई का इशू इंडिया में रहने ही वाला है। हमारे पास इंजीनियर ज़्यादा है, कंपनीज कम है। ओके, एंड आई थिंक जो
एक स्टिक हो गए हैं हमारी सोसाइटी की इंजीनियर्स, डॉक्टर, टीचर, उससे भी आपको मूव करने की। एग्जैक्टली उसी तरह स्टार्टअप्स में आईआईटी आईएम्स को ही आप फंडिंग दोगे, वो भी ब्रेक करने की ज़रूरत है। हर एक आईआईटी आईएम्स को फंडिंग देने की ज़रूरत नहीं, हम नॉर्मल लोग भी की भी तो आइडियाज़ हो सकते हैं। उनको वे आउट ढूंढने के लिए, या तुम कुछ वे आउट डिफरेंट कर रहे हो, क्योंकि हमने अभी अभी भी बोल के रखा है स्टार्टअप्स आर इधर आईआईटी आईएम्स, या जिनके माँ बाप के पास बहुत पैसे हैं वो स्टार्टअप चालू करेंगे, क्योंकि उनके पास वो नेस्ट बैकग्राउंड है कि अगर कुछ हो गया तो वो पकड़ लेंगे उनको, कोई बात नहीं तू कहीं और कर ले। लेकिन ये रिस्क हम लोअर क्लास जनरेशन में, लोअर क्लास में नहीं ले सकते। उनको जो नौकरी मिल रही है उसमें उनको करना पड़ रहा है ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा करने की वजह से हमारे लेबर प्राइसेस नीचे आ जाते हैं। तो उनको लगता है अरे 4 साल पढ़ाई करके, लोगों ने बोला पढ़ाई कर लो अच्छी लाइफ मिलेगी, कहाँ मिली हमें। सो आई थिंक अ बैलेंस हैज़ टू बी देयर। उसका राइट आंसर अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में भी कोई भी इंडिया में डिमांड सप्लाई इन टर्म्स ऑफ जॉब्स की बात कर नहीं रहा है। हमारे पास इंजीनियर्स बनाते जा रहे हैं, बट करेंगे क्या हम उन इंजीनियर्स का? हम रीस्किल करने की बात करें, लेकिन किस में रीस्किल करोगे? एंड आई हैव सीन अराउंड मी कि बच्चे हैं वो एमबीए करते हैं लोन लेकर, इंजीनियरिंग करते हैं एजुकेशन लोन लेकर, फिर उसके बाद उनको स्ट्रगल होती है कि लोन तो पे करना है बट जॉब तो नहीं मिल रही है मार्केट में। फिर वो 10,000 की भी नौकरी ले लेते हैं, जबकि उनकी वर्थ शायद उससे ज़्यादा हो, और उनको वही कंटिन्यू करना पड़ता है क्योंकि लोन पे ऑफ करनी है। और दूसरा होता है कि सोसाइटी वाले, अरे तूने एमबीए कर लिया, तेरे को अभी तक जॉब नहीं मिली है। I think it's a vicious circle that somehow needs to be broken, but it's clear case of demand and supply. And जो mindset हम बना के चलते कि हमें पैसा कमाना है, हमें नौकरी मिली है, हमको यही करना है, मतलब देयर कैन बी अ डिफरेंट वे। आप मैकडॉनल्ड्स में काम कर लो आधे टाइम के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एज लॉन्ग एज यू गेटिंग मनी। बट इंजीनियर बन गए तो मैं यही काम करूँगा, ये माइंडसेट थोड़ा, अभी अगर आप यूएस जाओगे तो वो उसको पर आवर के $20 मिलेगा, मैकडॉनल्ड्स में ही काम कर लेगा, चलेगा मेरे को। हम यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे कि इंजीनियर होकर तू मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहा है। That is something that is not accepted in our society. Falguni, one final thought for my audience. Final thoughts, I think live your life for the moment. Live your life सब लोग बोलते हैं, but in the moment बहुत important रहता है। तो मैंने बहुत सालों से अभी समझ में आया कि हम या तो फिर आगे के बारे में प्लानिंग करते रहते हैं, आज मेरा दिन क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, या हम पीछे मैंने क्या गलती कर दी थी, मैंने क्या किससे बात की थी, अब मेरे को क्या रेक्टिफाई करना है। आई थिंक जब आप उस मोमेंट पे जी रहे हो, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, माई माइंड शुड बी ऑल्सो ओवर देयर एट दैट मोमेंट रादर देन थिंकिंग आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या होने वाला है। आई थिंक दैट इज द थॉट विद विच वी शुड ट्राई एंड लिव। बहुत डिफिकल्ट है, बट ट्राई करेंगे तो पीस लाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि इनिशियली आप लाइफ में पैसा कमाओगे, बहुत पैसा कमाओगे, पैसा मिलने के बाद द नेक्स्ट थिंग दैट यू विल लुक इज फॉर द पीस ऑफ माइंड। कब शांत हो जाए, घर पे शांति चाहिए, दिमाग में शांति चाहिए। वो उसके साथ साथ पैसे कमाने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पीस ऑफ माइंड भी कमाते जाओ। सो व्हेन यू रीच दैट स्टेज यू विल बी हैप्पी इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। तो ये थी फाल्गुनी देसाई, जिनके साथ बातचीत ने आज हमें याद दिलाया कि अपनी लाइफ का हीरो कैसे बना जाए। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।